बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माँ मुझे अपनी बीवी के करीब न जाने देती, कहती जिस दिन तुमने अपनी बीवी को हाथ लगाया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं माँ को समझाता कि ये गुनाह है, मुझे बीवी के हकूक पूरे करने हैं। माँ एक न सुनती बल्कि वो मेरी बीवी को रात को अपने साथ सुलाती। बीवी रो रो कर कहती तेरी माँ पर अल्लाह का अजाब आएगा। माह रमजान का महीना लगा तो दूसरे रोजे वाले दिन मेरी माँ मर गई, मगर उस वक्त मेरा दिल फट गया जब मेरी माँ की मैयत को आग लग गई। और बीवी, मेरा नाम अशरफ है और मेरी माँ का नाम स्मीना है। मेरी माँ अपने जमाने में बहुत खूबसूरत भी थी और पढ़ी लिखी भी थी। मेरी माँ बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी। उनको हमेशा से अपने ऊपर बहुत गरूर रहा। उन्होंने अपनी बाकी देवरानियों पर बहुत रौब जमाए रखा था। फिर वक्त के साथ साथ सब लोग अपना अपना घर बनाकर अलग हो गए। मेरे बाबा भी इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ को अल्लाह ने बस एक ही बेटा दिया, यानी कि मैं। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि पूरे खानदान में मैं ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था और सबसे अच्छी नौकरी भी मेरे पास ही थी। अब वो मेरी शादी करवाना चाहती थी। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की भी पसंद की जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अम्मा की एक शर्त बहुत अजीब थी। अम्मा ने कहा था कि मुझे पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैं इस बात पर हैरान था कि जो औरत खुद पढ़ी लिखी हो वो पढ़ाई के खिलाफ क्यों है। अम्मा ने कहा पढ़ी लिखी लड़कियां समझदार होती हैं, समझदार लड़कियों को काबू करना मुश्किल होता है। मैंने अम्मा को कहा कि अम्मी, काबू करके करना ही क्या है, हम लोग घर में 3 ही तो लोग होंगे, अगर वो काम करेगी तो उसके करने के काम कितने होंगे। अम्मा ने कहा तुम्हें अपनी चूंच चलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बीवी ला कर दे रही हूँ, बस तुम इसी पर चुप हो जाओ। मैं भी खामोश हो गया। लेकिन मेरी बीवी खूबसूरत थी, बस मुझे और किसी बात से मतलब नहीं था। मेरे बाबा बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे। मेरी माँ ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि बीवी को सर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, वो इस घर की मालकन कभी नहीं बनी। मेरी शादी होगी। शादी की पहली ही रात अम्मा मेरे कमरे में आ गई और वो मेरी बीवी से कुछ सवाल पूछ रही थी। उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। जब उन्हें तसल्ली हुई तो वो वहाँ से चली गई। उन्होंने कहा कि लड़की बुरी नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले कहा था वो याद रखना। अभी वो बाहर ही निकली थी कि मुझे उनकी चीख सुनाई दी। घर में कुछ मेहमान भी मौजूद थे, वो सब भी उस तरफ भागे। अम्मी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। हम उनको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उनके सामने यही कहकर सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे अलैदगी में बताया कि आपकी माँ कभी नहीं चल सकती। ज्यादा जोर आने की वजह से उनकी टांग हमेशा के लिए फारग हो गई है, यानी वो अपनी टांग को कभी हिला नहीं पाएंगी। मेरे लिए ये खबर बहुत बुरी थी। मेरी माँ मजूर हो गई थी। खानदान वाले कह रहे थे सारी जिंदगी लोगों पर रौब जमाती रही, लोगों को बातें करती रही, गुरूर करती रही, तो गुरूर की सजा तो मिलनी ही थी। लेकिन किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो ये बात मेरी माँ के सामने बोल सकते। इसलिए सब अम्मा को तसल्लियाँ दे रहे थे। मेरी बीवी अभी घर में आई थी। इतना बड़ा मसला बन गया, मेरी अम्मी ने सारा इल्जाम मेरी बीवी पर लगा दिया और कहा कि इस मनहूस के कदम ही भारी थे। लेकिन सबको अच्छी तरह पता था कि अम्मी खुद ही अपनी गलती की वजह से गिरी थी। उन्होंने बहुत ऊंची हील वाला जूता पहन रखा था। उनको ऐसा लगता था कि जिन लोगों का कद लंबा होता है दुनिया उनसे डरती है, और वो वैसे भी लंबे कद की थी, लेकिन फिर भी अपने आप को मजीद लंबा दिखाने के लिए हमेशा ऊंची एड़ी वाला जूता पहना करती थी। मैंने अपनी बीवी को कुछ नहीं कहा। हमारे शुरू के दिन थे। मेरी बीवी ने कहा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब अम्मी का ख्याल तुम्हें ही रखना पड़ेगा। उसने कहा हाँ मैं ख्याल रखूंगी। मेरी बीवी अम्मी का बहुत ख्याल किया करती, लेकिन अम्मी फिर भी उससे उल्टी सीधी बातें सुनाती थी। 3 महीने इसी तरह गुजर गए। अम्मी ने बिस्तर से उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको यही बताया गया कि वो एक दिन ठीक हो जाएंगी। उनसे उठा ना जाता तो वो गुस्सा भी मेरी बीवी पर निकाल देती। मेरी बीवी पहले भी खामोशी से सब कुछ करती रही और फिर इसके मुंह में जबान आ गई, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरी माँ मुझे अपनी बीवी के करीब नहीं जाने देती। ऐसा लगता था कि अगर मैं उसके करीब गया तो घर में कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हालांकि ये सब गुनाह की बात थी, मगर मैं फिर भी माँ की बात का मान रखता। एक दिन बीवी मुझे कहने लगी कि तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसी बात करने। वो हैरान रह गई, शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी गुस्सा कर जाऊंगा। वो सारी रात रोती रही।
पर मैंने उसे चुप ना करवाया। एक पल को मुझे महसूस हुआ कि शायद मुझे उसे चुप करवाना चाहिए, उसे कहना चाहिए चलो जो हो गया सो हो गया, वो दोबारा ऐसा ना कहे। लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा करूंगा तो ये बिगड़ जाएगी। मैं चुपचाप सो गया। अगले रोज मेरी अम्मा से मिलने के लिए उनकी एक पुरानी दोस्त आई जिसको मैं बचपन से जानता था। अम्मी ने उसको भी मेरी बीवी की बहुत बुराइयां की। उसने मुझे कहा कि तुम्हारी बीवी तो बड़ी जालिम है, तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करती है, तुम्हारी माँ सारी रात अकेले रहती है, पानी पीने के लिए भी बैठी रहती है, कोई इसे पानी पिलाने वाला नहीं होता। तुम एक काम करो, अपनी बीवी को अपनी माँ के कमरे में सुला दिया करो। मैं इस बात पर थोड़ा सोच में पड़ गया। मेरी माँ भी हमारी गुफ्तगू सुन रही थी। पीछे से कहने लगी, ये क्यों अपनी बीवी को मेरे कमरे में सुलाएगा, इसको तो अपनी पड़ी है, ये तो अपने बारे में सोचता है। मैं अम्मी को कैसे समझाता कि वो कभी भी नहीं चल सकती, लेकिन उन्होंने इस बात पर जिद करना शुरू कर दी कि अपनी बीवी को रात को मेरे कमरे में सुलाया करो। मेरी बीवी पूरा दिन भी उनके काम करती और रात के वक्त भी उनके कमरे में होती। जाहिर है उसे रात को बार बार उठना पड़ता। मैंने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि तुम्हें आज से अम्मी के कमरे में सोना होगा। मेरी बीवी इस बात पर खुश नहीं थी। वो अब हर रात को मेरी अम्मी के कमरे में सोती। अम्मी रात को भी कभी उससे पानी मांगती तो कभी दवाई, तो कभी अचानक से उनको किसी चीज खाने को दिल करता तो वो मांगती और साथ साथ बातें भी सुनाती। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह मेरी बीवी में अम्मी के कमरे से वापस आ रही थी और मैं काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे कहा कि मेरे लिए नाश्ता बना दो। उसने कहा 1 मिनट, हाथ मुंह धो ले, फिर आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। जब वो बाथरूम की तरफ जा रही थी तो मैंने उसकी चाल को नोट किया। वो कुछ अजीब सा चल रही थी। वापस आई तो मैंने उससे नहीं पूछा कि क्या मामला है। उसने मुझे नाश्ता बना कर दिया, मैं ऑफिस चला गया। लेकिन अगले 2 दिनों में यही बात नोट की कि जब मेरी बीवी रात को अम्मी के कमरे से वापस आती है तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती है। उसकी चाल खराब हो गई थी। एक दिन मैंने पूछ ही लिया। मैंने उससे कहा कि ये क्या मामला है, जाती तो तुम अच्छी भली हो और वापस आती हो तो तुम्हारी टांगे तुम्हारा साथ नहीं देती। उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता, अपनी माँ से ही जाकर पूछ लो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आपकी माँ मेरे साथ कर रही है उसके ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा, इतना सख्त अजाब आएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। मैंने उसे फिर से मारना शुरू कर दिया। उसे भी इस बात का पता होता था, लेकिन मार खाकर अब वो ढीठ हो गई थी। अब मेरी बीवी रोज ही लंगड़ा कर चलती। मेरी माँ पता नहीं उससे क्या करवाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही थी ताकि मैं उसे अपनी अम्मी के कमरे में सोने से मना कर दूं और वो मेरे कमरे में ही रहे। इस तरह हमारा रिश्ता भी खराब हो रहा था, जिंदगी भी डिस्टर्ब हो रही थी। अभी तक हमारे यहाँ औलाद भी नहीं थी। मेरी अम्मी इस बात पर बहुत ववेला मचाती थी कि औलाद पैदा हो जाए, पर औलाद कैसे होती जब हमारे मामलात ही आपस में ठीक नहीं थे। एक दिन अम्मी के इसरार पर बीवी को डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने बहुत सी अजीब बात कर दी। उन्होंने कहा आपकी बीवी तो बहुत कमजोर है, आप अपनी बीवी को आराम करने दिया करें। डॉक्टर ने अजीब लहजे में ये बात की थी। मैं सोच रहा था कि इसको तो आराम ही आराम है। मैंने बीवी को कहा कि तुमने डॉक्टर को कुछ कहा होगा, तुमने कोई उल्टी सीधी बात की होगी। उसने कहा मैंने कोई बात नहीं की, अगर आपने मुझसे इस बारे में कोई कसम लेनी है तो आप कसम ले लें। मेरी बीवी अब मुझसे बदतमीजी भी करने लगी। उसे पता था कि उसके बदले मुझे बस मार ही पड़ेगी। वो बहुत ज्यादा खुदसर हो गई थी। मैं उसे मारने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। मैंने उसकी जिंदगी तंग कर दी, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठाएगी। एक दिन सुबह हुई तो मेरी माँ मुझे आवाजें दे रही थी, कह रही थी कि तेरी बीवी कहाँ मर गई, कोई तो मुझे पानी पिला दे। मैं समझ गया कि अम्मी पानी मांग रही हैं। फिर मैं सोचने लगा मेरी बीवी कहाँ गई है, उसने अम्मी को पानी क्यों नहीं पिलाया, कहीं मजे से सो तो नहीं रही। मुझे इतनी सख्त नींद आ रही थी, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी मैं उठ गया। अम्मी के कमरे में गया तो वहाँ वो पानी मांग रही। वहाँ पर मेरी बीवी नहीं मौजूद थी। मैंने उनको पानी पिलाया। मैंने कहा समीना कहाँ गई है। उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ मर गई है, मुझे लगा तेरे कमरे में चली गई है, तूने उसे अपने पास बुलाया होगा। तेरा अभी तो उसके बगैर दिल ही नहीं लगता। एक तरफ तो उसे पागलों की तरह मारता है और दूसरी तरफ उसके बगैर रह भी नहीं सकता। मैंने कहा अम्मी मैंने उसे अपने कमरे में नहीं बुलाया, वो तो आपके कमरे में सो रही थी, बाथरूम में गई होगी। अम्मी ने कहा अभी तक वापस क्यों नहीं आ रही। मैंने जाकर बाथरूम में चेक किया तो वो वहाँ भी मौजूद नहीं थी, किचन में भी नहीं थी। मैं हैरान रह गया मेरी बीवी कहाँ चली गई। मैंने अम्मी को आकर बताया कि वो तो घर पर नहीं है। अम्मी ने कहा लगता है अपनी अम्मा के घर चली गई है, क्योंकि मेरी बीवी की अम्मा का घर ज्यादा दूर नहीं था। मैं फिर सोचने लगा मुझे बताए बगैर कहाँ चलेगी यार, आने दो जरा इसको, आज इसकी क्लास लगाऊंगा। वहाँ गया तो पता चला कि वहाँ भी नहीं थी। मुझे लगा वो लोग झूठ बोल रहे हैं।
उन्होंने कहा पूरा घर देख लो, वो यहाँ नहीं है। और इस सवाल का जवाब तुम तो दो कि हमारी बेटी कहाँ है और तुम इसको क्यों तलाश कर रहे हो। वो कहीं चली गई है। 2-4 घंटों में ये बात साबित होगी कि मेरी बीवी घर से भाग चुकी थी। वो घर में नहीं थी, अपनी माँ के घर में भी नहीं थी। उसने घर से तो कोई चीज उठाई ही नहीं थी, ना पीछे कोई पैगाम छोड़ा, बस वो अचानक से ही कहीं गायब हो गई। मेरी अम्मी तो मुझसे ज्यादा परेशान थी, कहने लगी मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। वो हमारा मुंह काला कर कर भाग गई, अब हमारा क्या होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा अम्मी आप क्यों इतना शोर कर रही हैं? आपकी आवाजें सुन सुनकर मैं परेशान हो रहा हूँ। मेरी अम्मी ने कहा क्या पता है वो क्या ले गई। मैंने कहा क्या मतलब, समझाए मुझे, क्या ले गई? अम्मी ने कहा मैं नहीं समझा सकती, मुझे पहले मेरी अपनी बीवी पर गुस्सा आता था, मैं उसे बुरा भला कहता था, दिल ही दिल में उसको कोस रहा था, लेकिन जब रात होती तो मैं ये सोचने लगता कि जिन हालात में मैंने उसे रखा हुआ था वो भागती ना तो और क्या करती। अरे उससे तो पहले ही भाग जाना चाहिए था। एक तो मेरी माँ ऐसी जिद्दी और गुस्से वाली औरत थी और बीमार होकर वो ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई। मेरी बीवी के साथ तो वो कभी प्यार से बात भी नहीं करती। मेरी बीवी जैसी भी थी उनकी खिदमत तो करती थी, पर अम्मी ने कभी उनसे कोई मोहब्बत के 2 अल्फाज तक नहीं बोले थे, हमेशा उसे बातें ही सुनाती थी। उसे तो पहले ही भाग जाना चाहिए था। कभी मुझे बीवी पर गुस्सा आता है तो कभी ऐसा लगता है कि उसने जो किया है ठीक किया है, लेकिन अगर वो किसी के साथ भागी तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी के साथ भागी, शायद यूं ही कहीं चली गई थी। मैंने तो उसे फोन भी नहीं लेकर दिया था। मैंने कहा फोन में लगी रहोगी तो घर के काम कैसे करोगी? मुझे अपनी बीवी की बड़ी याद आ रही थी। माह रमजान का महीना लग चुका था। अम्मी रोजे नहीं रख रही थी मगर मैं रोजे रख रहा था। आज दूसरा रोजा था। मैं रात को जाग रहा था कि मुझे मेरी माँ ने आवाज दी। मैंने भी सुख का सांस लिया। मेरी माँ ने मुझे आवाज नहीं दी, मैंने भी सुख का सांस लिया। 3-4 दिन अपनी अम्मी की खिदमत की तो मुझे पता लगा कि मेरी बीवी इन्हें कैसे बर्दाश्त कर रही थी। अपनी माँ का सगा बेटा होकर भी मैं इनसे तंग आ गया था। तो क्या सुबह सहरी के वक्त भी अम्मी ने मुझे आवाज नहीं दी? मुझे लगा वो सुकून से सो रही होंगी। मैं सहरी करके सुकून से सो गया, वरना सहरी के वक्त अम्मी बहुत तंग करती थी। मुझे उठाने की कोशिश करो, मुझे ये खिला दो, मुझे वो पिला दो। मैं इन्हें कैसे समझाता कि आप कभी नहीं चल सकती, लेकिन आज इनकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गया कि दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं तो ऐसे बेखबर होकर सो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मेरी माँ ने अभी तक कोई आवाज क्यों नहीं दी? जब मैं अपनी अम्मा के कमरे में गया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं फूट फूट कर रोने लगा, उन्हें जगाने की कोशिश करने लगा। वो इस दुनिया में नहीं थी। मैंने अपना रिश्तेदारों को फोन करना शुरू कर दिया, अपनी चाची को, खाला को, फुफ्फो वगैरह को। यही हमारे रिश्तेदार थे। मैंने इन्हें बताया कि अम्मी इस दुनिया से चली गई हैं। उनको मेरी माँ से लाख शिकवे थे। वो मेरी माँ को पसंद भी नहीं करती थी, लेकिन अब तो वो इस दुनिया से जा चुकी थी तो जाहिर है उन्होंने आना ही था। उन्हें पता था कि मैं अकेला हूँ। बीवी तो मेरी पहले ही भाग गई है। वो सब लोग आ गए। हमारे घर में फौदगी का माहौल बन गया। कफन दफन के बाद मुझे सबके लिए अफ्तारी का इंतजाम करना था। बाकी कफन दफन का इंतजाम औरतों ने करना था। अम्मी को गुस्ल वगैरह उन्होंने करवाया था। बाकी दीगर मामलात मेरे कजन वगैरह संभाल रहे थे। लेकिन मुझे एक अजीब सी बात बताई। उन्होंने कहा कि कोई भी औरत तुम्हारी अम्मी को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है। जो भी औरत गुस्ल देने के लिए आगे बढ़ती है वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है, चीखें मारती और वहाँ से भाग जाती हैं। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी फुफ्फो एक चारपाई पर पड़ी थी। उनके दांत बंद हो चुके थे। औरतें उनको होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा शायद दुख और अफसोस ने उनके साथ ऐसा किया है, लेकिन जब औरतों ने बताया कि ये गुस्ल देने के लिए अंदर गई तो उनकी ये हालत हो गई है। मैं हैरान हो गया क्योंकि कोई भी औरत अम्मी को गुस्ल देने को तैयार ही नहीं थी। मैंने अपनी खाला से कहा कि अम्मी आपकी बहन है और बहनों का बहनें ही एहसास करती हैं, आप ये काम करवा दे, देर हो रही है। उन्होंने कहा ना बेटा मैं नहीं जा सकती, मैं तो ऐसे ही दिल की मरीजा हूँ। उसकी हालत देखकर दिल बैठता है। पता नहीं तुम्हारी माँ पर किस बात का अजाब आ रहा है, जरूर उसने कोई ऐसी हरकत की होगी, वरना ऐसा ना होता। मैंने कहा आप लोगों को अभी भी अपनी दुश्मनी की पड़ी है। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, अब तो आप लोग ये हरकतें छोड़ दें।
अपने दिल का बुग़्ज़ निकाल दें। उन्होंने कहा बेटा बात दुश्मनी की नहीं, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद जाकर देख लो। मैंने कहा हाँ मैं खुद ही चला जाऊंगा, खुद ही अपनी माँ को गुस्ल दे लूंगा, कोई ना कोई तरीका कर लूंगा, लेकिन आप लोगों की मोहताजी नहीं करूंगा। आप सब लोग डर का बहाना बनाकर बैठे हैं। मेरी माँ ने ऐसा क्या किया है जहाँ मेरी माँ को रखा गया था? मैं उस तरफ गया मगर ये देखकर हैरान रह गया। मेरी माँ की आंखें पत्थर की तरह खुली हुई थी। एक पल को तो मैं भी डर गया था। उनके वजूद से अजीब किस्म की बदबू उठ रही थी और ऐसा लगता है जैसे किसी चीज को आग लगी हो। मुझे डर लग रहा था, मेरा हाथ लगाने का दिल नहीं कर रहा था, मेरा जिस्म कांप रहा था। मैं वहाँ से बाहर आ गया, सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। सामने मेरी बीवी खड़ी थी। उसने कहा हट जाओ मैं गुस्ल देती। वो अंदर चली गई, उससे कोई सवाल न कर सका। उसने पहले कुरान पाक की तिलावत की, फिर मेरी माँ को गुस्ल दिया और फिर मेरी माँ को दफना दिया गया। कब्रिस्तान में भी अजीब सा वाकया हुआ। कब्र का मुंह बंद करते थे तो मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। न जाने मिट्टी कहाँ जा रही थी। ऐसा लगता था कि मिट्टी कम पड़ गई है, जबकि वही मिट्टी इसी जमीन से तो निकाली गई थी, उसी में वापस डाल रहा था। फिर कहीं और से मिट्टी उठाकर लाए और बड़ी मुश्किल से कब्र का मुंह बंद कर दिया। सारे मेहमान चले गए। रात हुई तो मेरी बीवी मेरे पास आकर बैठी और मुझे तसल्ली देने लगी। मैंने कहा कहाँ चली गई थी तुम? इतना तो पूछने का हक है मेरा। उसने कहा हाँ पूछने का हक है। मैं गांव चली गई थी, वहाँ पर मेरे एक मामू रहते हैं और अपने घर वालों को कहा था कि वो आपको ना बताएं कि मैं इधर गई। मैं तंग आ गई थी इसलिए भाग गई थी। मैंने कहा क्यों तंग आ गई थी? बीवी ने अजीब सी बात बताई। उसने कहा कि आपकी अम्मी की जो दोस्त आपकी अम्मी को एक अमल बताया था कि कहा कि किसी जवान लड़की को सारी रात एक टांग पर खड़ा करके रखो तो तुम्हारी टांग ठीक हो जाएगी। आपकी अम्मी सारी रात मुझसे काम करवाती और मुझे मैंने ये बात अगर आपको बताई तो आप मुझे तलाक दे देंगे। इसलिए मैं डर गई और सब कुछ कर रही थी। एक तो आपकी माँ मुझे आपसे दूर कर रही थी और दूसरा मुझ पर जुल्म करती थी। मेरे दिल से सिर्फ बद्दुआएं निकलती थी। सारी रात एक टांग पर खड़े होना कोई मजाक नहीं है। मेरी बीवी ने रोकर मुझे ये बात बताई। उसने कहा इसलिए मैं भाग गई थी। मैंने अपनी बीवी को कहा मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ ये सब कुछ कर रही हैं। वो पढ़ी लिखी होकर इतनी जाहिल कैसे हो सकती? शायद बीमारी इंसान को ऐसे बना देती है। मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी तो उसने मुझे फौरन माफ कर दिया। अब मैं अपनी बीवी के साथ उसी घर में सुकून से रहता हूँ। हमारी औलाद होने वाली है। डॉक्टर ने बताया कि मैं जल्द ही एक बेटे का बाप बनने वाला हूँ। मैं अपनी माँ की कब्र पर जाता हूँ, फातिहा ख्वानी करता हूँ और उनकी मगफरत के लिए दुआ करता हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग बताएं इन सब में मेरी क्या गलती? मुझे तो लगता है कि गलती मेरी ही थी। अब मैं अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता हूँ और उसे खुश रखने की कोशिश भी करता हूँ।